हेलो दोस्तों, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम जो टॉपिक लेने वाले हैं वो आर्थिकी भूगोल का भारत की मिट्टी एवं कृषि। आर्थिकी भूगोल पे एक वीडियो हमने पहले अपलोड कर रखी है, वो है खनिज संसाधन पे, और आज जो है वह भारत की मिट्टी एवं कृषि पे। तो अभी हम देखेंगे भारत की मिट्टी के बारे में। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है, वो भारत की मिट्टियों को 8 भागों में विभाजित करता है। कितने भागों में? 8 भागों में। अब आइए देखते हैं जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टियों के बारे में मैं जब ज्योग्राफी की और वीडियो मैंने अपलोड कर रखी है, उसमें मैंने जलोढ़ मिट्टी के बारे में बता रखा है कि जलोढ़ मिट्टी होता क्या है। जलोढ़ मिट्टी जो नदियां हैं और नदियों के द्वारा बाढ़ के टाइम पे जब पानी रिहायशी इलाकों में और या मैदानी इलाकों में पहुंचता है तो अपने साथ मिट्टी और रेत के कण बहा के लाता है, और उससे जो निर्माण होता है मिट्टी का वो है जलोढ़ मिट्टी। तो जैसे नाम से पता चल रहा है, जलोढ़ यानी बाढ़ के द्वारा लाई गई मिट्टी। ये मिट्टी अगर इसके डिटेल में हम जाने जलोढ़ मिट्टी को, तो यह 2 प्रकार की है। एक है बांगर और एक है खादर, पहला और ये दूसरा। बांगर क्या है? बांगर मिट्टी वो मिट्टी है कि एक स्पेसिफिक एरिया में हर साल बाढ़ आती है। मतलब कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जहां हर साल बाढ़ आना तय है, पर उसके आगे के जो क्षेत्र है वहां हर साल बाढ़ नहीं आती है। वहां 10-15 सालों में कभी कभार जब ज़्यादा बाढ़ आ जाती है तो वहां पे उनका पानी पहुंचता है। तो वैसे क्षेत्र जहाँ की रेगुलर बेसिस पे बाढ़ नहीं आती है, 10-15 साल में एक आध बार वहाँ पानी पहुँचता है, तो वहाँ पे 10-15 साल में जब बाढ़ का पानी पहुँचता है तो जो बहा कर लाई गई मिट्टी होती है उसी को बांगर मृदा कहते हैं, बांगर मिट्टी। और जहाँ रेगुलर बेसिस पे पानी आता रहता है बाढ़ का, वो होता है खादर क्षेत्र। जैसे कि नाम से पता है, खादर यानी खाद। तो जो खादर की मिट्टी होती है वो ज़्यादा उपजाऊ होती है कंपेयर टू बांगर। वैसे तो पूरा जलोढ़ मिट्टी ही उपजाऊ होती है, यानी ये भी उपजाऊ है और ये भी, दोनों उपजाऊ है, बांगर और खादर दोनों। लेकिन अगर दोनों को कंपेयर किया जाए तो खादर ज़्यादा उपजाऊ है कंपेयर टू बांगर। अब देखते हैं जलोढ़ मिट्टियों में क्या क्या होता है। नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है। जो जलोढ़ मिट्टी होती है उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है, जबकि पोटास बहुत आयात मात्रा में पाया जाता है। इसकी बहुलता होती है, किसकी? पोटास की। पोटास की बहुलता के कारण ही यह बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती है। यह मिट्टी जो है भारत के लगभग 22% क्षेत्रफल में पाई जाती है, यानी पूरे भारत का जो एरिया है उसके 22% क्षेत्रफल उसमें जलोढ़ मिट्टी का ही है। अब आइए देखते हैं काली मिट्टी। जो काली मिट्टी का निर्माण है वह बेसाल्ट चट्टानों के टूटने के कारण होता है। जो बेसाल्ट चट्टानें, जब वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ाएंगे तो उसमें आपको बेसाल्ट चट्टानें क्या होती हैं, कायांतरित चट्टानें क्या होती हैं, और अग्नेय सेल क्या होते हैं, अवसादी सेल क्या होते हैं, वो पूरा डिटेल में जानेंगे। तो अभी बस इतना जान लीजिए कि जो काली मिट्टी होती है वह बेसाल्ट चट्टानों के टूटने के कारण इसका निर्माण होता है। मिट्टी का काला रंग टिटैनिफेरस मैग्नेटाइट। तो मिट्टी का काला रंग टिटैनिफेरस मैग्नेटाइट के कारण इसका, और एवं जीवांश की उपस्थिति के कारण इसका रंग जो है वो काला होता है। मैग्नेटाइट, मैग्नेट वर्ड याद रखिएगा, मैग्नेट से बना है मैग्नेटाइट, और मैग्नेट होता है काला। तो मिट्टी का काला रंग यानी काली मिट्टी का काला रंग क्यों होता है? वो टिटैनिफेरस मैग्नेटाइट एवं जीवाश्म के कारण इसका रंग जो होता है वह काला होता है। इसे रेगुर मिट्टी भी कहते हैं, इसे रेगुर मिट्टी भी कहते हैं, और इसको कहीं कहीं काली कपासी भी कहते हैं, क्योंकि इसमें कपास बहुत आयात मात्रा में होता है। इस मिट्टी में जो कपास होता है, कपास की पैदावार बहुत ज़्यादा होती है, और काली मिट्टी बहुत ज़्यादा उपयुक्त मानी जाती है कपास के लिए, तो इसीलिए इसको काली कपासी भी कहा जाता है। और जो काली मिट्टी है उसका जो क्षेत्र है, काली मिट्टी का जो मेन क्षेत्र है गुजरात और महाराष्ट्र है, गुजरात और महाराष्ट्र। और यहाँ पे इन्हीं दोनों स्टेटों में कपास बहुत ज़्यादा उगाई भी जाती है, बहुत ज़्यादा उत्पादन होता है कपास का इन्हीं दो स्टेटों में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे काली मिट्टी होती है। अब अगला देखते हैं लाल मिट्टी। जो लाल मिट्टी का निर्माण होता है वह रवेदार एवं कायांतरित सेल, रवेदार एवं कायांतरित सेल। कायांतरित सेल क्या होता है?
जैसे कोई भी सेल है, अग्नेय सेल, अवसादी सेल, तो कायांतरित होके या अपवर्धित होके वो जब नया रूप ले लेती है तो उसको कायांतरित सेल बोलते हैं। तो लाल मिट्टी का निर्माण रवेदार एवं कायांतरित सेलों के विघटन एवं वियोजन से होता है। इसमें सिलिका और आयरन, सिलिका ऐसा ही, ठीक, एवं आयरन की बहुलता होती है। यह एक सेमीकंडक्टर भी है, तो इसमें सिलिका एवं आयरन की बहुलता होती है। इस लौह ऑक्साइड, अब यह लाल मिट्टी है, लाल मिट्टी इसके रंग के कारण, काली मिट्टी को काले रंग के कारण इसको काली मिट्टी कहा गया, या लाल मिट्टी लाल रंग के कारण कहा गया इसको लाल मिट्टी। तो यह किस कारण लाल होता है? लौह ऑक्साइड के कारण, लौह ऑक्साइड के कारण इसका रंग लाल होता है। अब लाल मिट्टी उतनी उपजाऊ नहीं होती है, तो इसको उपजाऊ बनाने के लिए चूने का इस्तेमाल किया जाता है। अगर इस मिट्टी में चूने का इस्तेमाल किया जाए तो इसकी उर्वरता बढ़ाई जा सकती है। तो यह लाल मिट्टी होगी। अगला देखते हैं लेटराइट मिट्टी। लेटराइट मिट्टी में आयरन सिलिका की बहुलता होती है। लेटराइट मिट्टी में आयरन और सिलिका दोनों की क्या होती है? बहुत ज़्यादा प्रचुर मात्रा में लेटराइट मिट्टी में ये दोनों पाए जाते हैं। और जो लेटराइट मिट्टी है, लाल मिट्टी का रंग लाल होता है, लेकिन लेटराइट मिट्टी का जो रंग है वो बहुत गहरा लाल होता है, जो लेटराइट मिट्टी का। और इसमें चाय, इलायची एवं काजू की खेती सर्वाधिक उपयुक्त होती है। जैसे जब भी आप गोवा वगैरह जाएंगे तो वहाँ पे काजू बहुत ज़्यादा सस्ती है, तो इसी वजह से, क्योंकि वहाँ पे लेटराइट मिट्टी ज़्यादा है और वहाँ पे इसका उत्पादन, काजू और चाय वगैरह का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है। तो मिट्टी के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट थे वो कंप्लीट हो गया। अब आइए देखते हैं भारतीय कृषि। भारत के कुल क्षेत्रफल का 51% भाग पर कृषि होती है। कितने भाग पर कृषि होती है? यानी पूरे भारत के 51% भाग पर कृषि होती है, यानी आधे से अधिक भाग पर कृषि हो रही है भारत के। और जो 4% भाग है वह चारागाह के रूप में प्रयुक्त होता है। 21% भाग पे वन है, जो भारत सरकार ने एक लक्ष्य निर्धारित किया है कि उनके 30% भाग पर वन आवरण होना चाहिए, लेकिन है कितना? 21% भाग पर वन है। तो कभी कभी ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कि कितने भारत सरकार का कितने प्रतिशत भाग पर वन आवरण करने का लक्ष्य है? तो वह 30% भाग पर है, जबकि है कितना? 21, यानी 9 और अचीव करना है। 24% भूमि बंजर है तथा बिना उपयोग की है, यानी 24% भूमि ऐसी है जो बंजर है या तो बिना उपयोग की है। अच्छा, कुछ लोग ये भी कंफ्यूज हो सकते हैं कि 51 ये हो गया, 4 ये हो गया, 21 ये हो गया और 24 ये हो गया, सब मिला के 100 हो गया, तो हम लोग रह कहाँ रहे हैं? कंफ्यूज होते हैं, रहने के लिए तो जमीन ही नहीं, मतलब रह ही नहीं रहे, वो काउंट ही नहीं हुआ। एक्चुअली वो इसी में है, इसी 24% में वो है। जो पहाड़ वगैरह है, पहाड़ वगैरह कुछ 21 में है जिसमें वन है, कुछ पहाड़ पर्वत ऐसे हैं जहाँ वन बिल्कुल नहीं है, तो वो इस 24 में आ जाता है। तो सबका डिवाइडेशन है, सब किसी में होंगे। कहीं कहीं पहाड़, जो पहाड़ियाँ ऐसी होती हैं जैसे जहाँ पे घास के मैदान पाए जाते हैं, जैसे जम्मू कश्मीर में मर्ग, घास के मैदान को, पहाड़ी घास के मैदान को क्या कहा जाता है? मर्ग कहा जाता है, जैसे गुलमर्ग। और उत्तराखंड में दून बोला जाता है, जैसे देहरादून। तो वो जो मैदान है वो किस में आएंगे? ये 4% चारागाह में आ जाएंगे। तो ये मत कंफ्यूज हो जाइएगा कि घर वाला जो ज़मीन है जिस पे लोग रह रहे हैं, शहर जो है, वह किस में काउंट होगा, या जो पहाड़ी क्षेत्र है वो किस में काउंट होगा, वो सब डिवाइड है इसमें, तो उस वजह से कंफ्यूज मत होइएगा। अब अगला पॉइंट देखते हैं। भारत चावल एवं गेहूं उत्पादन में चीन के बाद दूसरे स्थान पे है, यानी चावल के मामले में भी चीन नंबर 1 पे है और गेहूं के मामले में भी चीन नंबर 1 पे है। चीन चाय के मामले में भी नंबर 1 पे है और तंबाकू के मामले में भी चीन नंबर 1 पे है। तंबाकू के मामले में भारत तीसरे स्थान पे आता है और भारत का जो आंध्र प्रदेश है वह नंबर 1 पे आता है। हालांकि इन सब चीज़ों के लिए कि कौन कौन सी फसल, भारत का क्या स्थान है, विश्व में प्रथम कौन है और भारत का कौन सा राज्य प्रथम है, इसके लिए पूरा टेबल फॉर्मेट में एक अलग वीडियो लेके आएंगे। ऐसी छोटी छोटी 2-2, 4-4 मिनट की वीडियो लेके आएंगे एग्जाम के पहले तक, यानी पेट का एग्जाम आपका अक्टूबर में होगा, उसके पहले तक ऐसी 4-4, 5-5 मिनट की वीडियो लेके आएंगे और उसमें एक ही वीडियो में आपका सारे टॉपिक कंप्लीट कर देंगे। जैसे एक वीडियो लेके आ जाएंगे फसलों के लिए, एक वीडियो हो जाएगा आपके दर्रों के लिए, एक वीडियो हो जाएगा नदियों के लिए। तो ऐसे बहुत सारी वीडियो, छोटी छोटी वीडियो, 5-5 मिनट की वीडियो, करीब 10-15 वीडियो हम डाल देंगे एग्जाम के पहले, तो उसको लेके घबराइएगा नहीं। अगला आते हैं, देखते हैं हरित क्रांति का अधिक प्रभाव। जो हरित क्रांति आई 1967-68 में, विश्व में पहले से आ गई थी लेकिन भारत में 1967-68 में आई, तो वो जो आई उसने सबसे ज़्यादा प्रभाव किस पे डाला? चावल और गेहूं पे डाला। सिर्फ 2 फसलों पे सबसे अधिक प्रभाव डाला, चावल गेहूं पे। दलहन की फसलों पर उतना प्रभाव उसने नहीं डाल पाया, लेकिन चावल और गेहूं का उत्पादन बढ़ गया हरित क्रांति के आने के बाद।
ये हरित क्रांति के आने के बाद चावल और गेहूं पे सबसे ज़्यादा प्रभाव डाला, परंतु चावल की तुलना में गेहूं के उत्पादन में अधिक वृद्धि हुई। अगर बात की जाए कि किन फसलों का सबसे ज़्यादा प्रभाव डाला हरित क्रांति ने, तो चावल और गेहूं पे सबसे अधिक प्रभाव डाला। तिलहन, दलहन ऐसी फसलों पर उतना प्रभाव उसने बिल्कुल मतलब न के बराबर प्रभाव डाला। तो और लेकिन अगर इन दोनों को आपस में कंपेयर किया जाए कि चावल गेहूं पे तो सबसे अधिक डाला ही, लेकिन चावल और गेहूं में किस पे डाला, तो याद रखिएगा गेहूं के उत्पादन में सबसे अधिक प्रभाव डाला। यानी गेहूं का उत्पादन, अच्छा राज्य स्तर पर देखा जाए कि हरित क्रांति का प्रभाव सबसे ज़्यादा किस राज्य में हुआ, तो पंजाब में। पंजाब का उत्पादन में बहुत ही ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज आया और बहुत तेज़ी से बढ़ गया हरित क्रांति के बाद। और इसीलिए गेहूं उत्पादन के मामले में, चावल उत्पादन के मामले में पश्चिम बंगाल नंबर 1 पे है। कौन है चावल उत्पादन के मामले में? ये चावल उत्पादन के मामले में पश्चिम बंगाल, ठीक। और गेहूं उत्पादन के मामले में, जो गेहूं का उत्पादन है वहां उसमें मामले में यूपी, अपना यूपी नंबर 1 पे है। लेकिन अगर बात किया जाए प्रति हेक्टेयर उत्पादन, अगर जैसे हमारे पास इतनी जमीन है, मान लीजिए 10 बीघे जमीन है, तो 10 बीघे जमीन है तो उसमें सबसे ज्यादा जो जिसके, और एक आदमी है जिसके पास 2 बीघे जमीन है, तो सबसे ज्यादा तो 10 बीघे वाले के पास ही गेहूं होगा। लेकिन अगर कंपेयर किया जाए इसके 2 बीघे का और इसके 2 बीघे का, तो ये वाला ज्यादा उत्पादन कर रहा है। तो वैसे ही यूपी और पंजाब में सबसे ज्यादा उत्पादन तो यूपी कर रहा है, लेकिन अगर प्रति हेक्टेयर देखा जाए, यानी कम जमीन होते हुए भी ज्यादा उत्पादन कौन कर रहा है, उस मामले में यानी प्रति हेक्टेयर के मामले में पंजाब नंबर 1 पे है। क्यों नंबर 1 पे है? हरित क्रांति का सबसे ज्यादा उपयोग अगर किसी ने फायदा उठाया है तो वो उठाया है पंजाब में। तो विश्व में अब आइए देखते हैं कि हरित क्रांति के बारे में। नॉर्मन ई बोरलॉग, ये नाम है, नॉर्मन ई बोरलॉग, यानी वैश्विक स्तर पे हरित क्रांति को फैलाने के लिए का श्रेय किसको दिया जाता है, लाने का नॉर्मन ई बोरलॉग को दिया जाता है। और भारत में हरित क्रांति कब आई? 1967-68 में आई, ये 67 और 68 हरित क्रांति आई। और इसका श्रेय दिया जाता है डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन, एम.एस. स्वामीनाथन को इसका श्रेय दिया जाता है हरित क्रांति के लाने का। तो कृषि के क्षेत्र में आपका इतना कंप्लीट हो गया है। बाकी जो कि कौन सा राज्य किसके उत्पादन में नंबर 1 पे है, विश्व स्तर पे कौन है और भारत पे का क्या स्थान है, उसके लिए एक टेबल फॉर्मेट में एक अलग से वीडियो आएगी। तो उसके लिए मत परेशान होइएगा, उसमें आपका कृषि एक वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा, पूरा जो छोटी छोटी डिटेल है ये अभी। और उसके लिए वीडियो देखना जरूरी है, क्योंकि आप लूसेंट पढ़ेंगे या कोई और सामान्य ज्ञान की किताबें पढ़ेंगे तो ये डेटा चेंज होता रहता है। कपास के मामले में जैसे कि कोई बुक उठाएंगे तो कपास के मामले में कभी महाराष्ट्र आगे दिखेगा आपको, कभी गुजरात आगे दिखेगा, दोनों में कंपटीशन होता रहता है। किसी वर्ष महाराष्ट्र नंबर 1 हो जाता है, किसी वर्ष गुजरात नंबर 1 हो जाता है। तो लेटेस्ट डेटा देखिएगा, लास्ट में जो लेटेस्ट डेटा होगा वो टेबल फॉर्मेट में आपको लिए लेके आएंगे और एग्जाम के पहले ये चीज़ हो जाएगा। तो उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। धन्यवाद।